खबरों पर और दीगर सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टूडियोज में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, आपको भी डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं जरदारी साहब की स्पीच? अगर आपने सुनी हो, हल्का हल्का उन्होंने कश्मीर कॉज पे भी बात की और दीगर मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी। इसके साथ साथ हमने देखा कुछ और गहमा गहमी भी रही। इस्तकबालिये को आपने पूरा कैसे देखा? उनके गहमा गहमी तो नहीं रही, जबरदस्त सीजन 2 था। दूसरा वाक्य गहमा गहमी तो नहीं कहूंगा। जरदारी साहब वापस आए हैं मुल्क में और उनको खुशामदीद। और उन्होंने कहा, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि खुद साख्ता जलावतनी है या हमारे जितने भी रहनुमा, जहां तक मुझे याद है, पाकिस्तान से जब भी गए हैं खुद साख्ता जलावतनी पे ही गए हैं। जबरी तौर पे तो किसी को बाहर भेजा नहीं गया। जाने से रोका जरूर गया है। ऐसा जरूर हुआ है कि पकड़ के आपने अंदर ही उनको रोक लिया, ईसीएल में नाम डाल दिया। बाकी तो जितने भी, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब भी खुद साख्ता जलावतनी पे कई सालों से। मियां नवाज शरीफ जब मुल्क छोड़ के गए थे तो भी खुद साख्ता जलावतनी पे थे। तावक्त ये कि एक मुआहदा आ गया सामने। जरदारी साहब भी बाहर खुद साख्ता जलावतनी थी या खुद गए थे, इलाज था। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अब वापस आ गए। लोग कहते थे हम वापस नहीं आएंगे, पता नहीं कौन कहता था वापस नहीं आएंगे। भी आप देखे ना, मतलब सबका मुल्क है, सब वापस आए। मैं तो कहता हूँ सबके सब वापस आ जाएं और पाकिस्तान में ही रहें, बैठ के यहाँ सियासत करें। लेकिन ये कि जब खुद चली जाती हैं तो उसके बाद फिर वो वापस आके कहती हैं कि हम, तुम क्यों कहते थे हम चले गए? भाई आपने तो किसी ने नहीं कहा था, आप तो खुद चले गए थे। खुद आप आए और अल्लाह करे यहाँ पे रहें आप। अब 30 तारीख को या हफ्ते 10 दिन बाद आपको नहीं जाना चाहिए। आप तो सब इधर ही रहे, मियां साहब भी इधर ही रहे, जरदारी साहब भी इधर ही रहे, अल्ताफ हुसैन साहब भी वापस आ जाए, सब इधर ही रहे, पाकिस्तान में बैठे। लेकिन मसला ये है कि तो एक तो खुशामदीद उनको जी, और दूसरी बात ये कि जो उनकी तकरीर थी जो उन्होंने की वो बड़ी क्राफ्टेड, बड़ी मोहतात तकरीर थी। तकरीर जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी। इस्टेब्लिशमेंट देखिए, पाकिस्तान में हमें भी पता है अपनी अशराफिया का, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, चंद को छोड़ के, चंद जो सियासी जमातें या कुछ लोग जो नजरियाती सियासत मुल्क में रह गई है, उससे हट के जब बात करते हैं ना आप, कश्मीर, सी पैक, चीन की दोस्ती हम करें, तो ये असल में आप इस्टेब्लिशमेंट को, ये उनको सुना रहे होते हैं आप, ठीक है। बाकी आपको क्या ताल्लुक कश्मीर के साथ? लेकिन देखिए ना, वहां तो मतलब कश्मीर को तो बाद में सब छुड़ाएं, पहले तो सिंध और कराची और पंजाब और बाकी मुल्क की जमीनें छुड़वा लें। तो बाकी जो कब्जा किया हो तो बाकी तो बाद में छुड़वाना है। कश्मीर तो इंशाल्लाह बाद में छुड़वाएंगे मकबूजा कश्मीर को। पहले अपनी जमीनें तो छुड़वा लें जहाँ पे कब्जा किया हुआ है लोगों ने। लेकिन बहरहाल उनकी स्पीच अच्छी थी और जो उसमें इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि वो रेंजर्स की उस कार्रवाई के बावजूद उन्होंने अपना जो तकरीर का जो ड्राफ्ट था या जो भी लिखी हुई थी तकरीर उनकी, वो उन्होंने चेंज नहीं किया। इससे पहले जब मंजूर कादर काका को गिरफ्तार करने के लिए छापा पड़ा था तो वो मुश्तल हो गए थे और उन्होंने सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो किसी ने उनको बताया कि सर आपको सलामी दी जा रही है, वो टपाटप शुरू हो गया कराची के अंदर जबरदस्त, तो आपकी आमद पे सलामी दी जा रही है। लेकिन बात देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी वफाकी सियासी जमात है। जरदारी साहब मुल्क के साबिक सदर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे एक मुस्तकबिल है और रहेगा और रहना चाहिए। लेकिन इस सियासत को, और इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज एक हकीकत है, इसी तरह बाकी सारी सियासी जमातें, एमक्यूएम भी हकीकत है। बात यह कि सियासत से आप जराइम को अलग करें। इस सियासत से जराइम का क्या ताल्लुक है? आपने अब आज मैं आपको बताऊं, आज जो चला है, जो स्पीच हो रही थी, तो उस स्पीच में भी कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद थी जो कि क्यों मौजूद थी मुझे नहीं पता। कुछ नहीं भी थी। जैसे एतजाज अहसन साहब की कमी मुझे महसूस हुई। एतजाज अहसन साहब नहीं आए, यूसुफ रजा गिलानी वहां पे आ गए, कायरा साहब पता नहीं थे या नहीं थे। कुछ शायद वो बाद में आ जाए, शायद उन्होंने क्योंकि कहा कि कराची के लोग हैं। लेकिन फिर गिलानी साहब क्यों थे? शायद वो साबिक वजीर आजम थे तो इसलिए चले गए। लेकिन बहरहाल वो कुछ, यानी कुछ अब, और मुझे ये भी नहीं पता कि अब ग्रैंड अलायंस कैसे बनेगा। ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां साथ होंगी। यानी आज जो मैसेज गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई आप सियासत को जुर्म से अलग रखें, तो अब उस जुर्म को अगर आप अलग रखते हैं सियासत से, तो फिर
कौन कौन सी, यानी देखिए ना इस वक्त एक और करप्शन के ऊपर जब छापे पड़े मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहां से असला भी बरामद किया। ये जो छापे हैं, आप पहले भी ये तमाम जो लोग आज सामने आए हैं जिनके नाम, वो पहले भी नाम आप ले चुके हैं, अनवर मजीद का, ये सारे नाम हर एक को पता है। बात ये ना कि हर एक को पता है ये नाम। अब कोई ना लेना चाहे नाम, कोई लेकिन आज तो नाम ले नहीं, अगर कोई नाम अब आज सब ले रहे हैं नाम। मतलब मेरे पास तो लीगल नोटिस पड़े हुए हैं इनके पिछले 2-2 सालों से, पता नहीं कितने कितने अरब रुपए के। मैं तो नाम लेके बात कर रहा हूँ हर जगह, और कई महीनों से, कई सालों से कर रहा हूँ। अब वो जब छापा पढ़ के पकड़े जाते हैं लोग, तो उनका नाम बाकी मीडिया भी ले लेता है। लेकिन वो तो एक अहम सियासी शख्सियत, एक उनके अहम दोस्त, एक उनके अहम फ्रंटमैन, एक उनके अहम, लेकिन ये तो वो लोग हैं जो जिनका हर को। बात ये कि आपने सियासत से इसको अलग करना है। तो दो बातें जो है ना, दो बातें इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसके अलावा सियासत में एक और तब्दीली हुई है सिंध के अंदर, और वो तब्दीली हो रही है पक्का किला पे जो जलसा जी अभी हो रहा है। अच्छा, अब उस पक्का किला के अच्छा, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है कि हमाद सिद्दीकी के उसमें स्टेटमेंट में क्या पाक सरजमीन पार्टी के किसी कायद का नाम आता ही नहीं आता, वो अपनी जगह चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है कि पाक सरजमीन पार्टी, मुस्तफा कमाल, पक्का किला पे हिम्मत नहीं थी किसी की, पक्का किला पे किसी की हिम्मत नहीं थी जलसा करने की आज से पहले। सिंध में पक्का किला पे देखिए, सियासत अपनी जगह है, यानी अब हर जमात ने सियासत और जराइम से अलग, ये बहुत बड़ा इवेंट है कि पक्का किला नो गो एरिया था। जो सिंध की सियासत समझते हैं, पक्का किला एक नो गो एरिया था। पक्का किला पे मुझे नहीं पता कि उस इज्तिमा में कितने लोग हैं, लेकिन अपनी जगह इज्तिमा करना ही बहुत बड़ी बात है कि मुस्तफा कमाल एक इज्तिमा कर रहे हैं वहां पे। अच्छा, अब बात यह है कि ये सियासत तब्दील हो रही है, मुल्क की सियासत तब्दील हो रही है, लोगों का खौफ खत्म हो रहा है। कराची के अंदर, हैदराबाद में, सिंध में, पंजाब में खत्म होगा आने वाले दिनों के अंदर। ये चीजें आगे आपने सियासत को जराइम से अलग करना है, और जो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, माशी दहशतगर्दी आपने खत्म करनी है, इकोनॉमिक टेररिज्म आपने खत्म करना है, और वो खत्म हो रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि अब उसको आप सियासत से ना जोड़ें, यानी इसमें कुछ देखिए ना, आप एक मुजरिम को पकड़ते हैं और उसके पीछे पता चलता है कि वो सियासी वाड़ा का कारकुन निकला। ऐसा नहीं हो रहा कि आप सियासी रहनुमा को पकड़े और वो आप साबित करेंगे वो मुजरिम है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आपने किसी वजीर को पकड़ लिया, बहुत ही कोई अच्छे वजीर हैं, या कोई अच्छा एमएनए है, या कोई अच्छा एमपी है, या कोई अच्छा बहुत शरीफ सा आदमी है, और आपने पकड़ के उस पर साबित किया कि नहीं ये तो भत्ताखोर है, ये तो कातिल। ऐसा नहीं हो रहा। अब एक कातिल को पकड़ते हैं, वो कातिल किसी जमात का निकलता है, तो फिर आप क्या करें? देखिए ना, पता चलता है उसके बाद मेंबरशिप भी वो फ्रंट में किसी, तो वो जो दौर है पाकिस्तान में वो खत्म हो रहा है। और ये भी खत्म हो रहा है कि आप बैठ के 2016 में तय करेंगे 2018 के इलेक्शंस में कौन जीतेगा और कैसे सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी, और वजीर आजम साहब जो हैं वो बैठ के यहाँ पे कहेंगे अच्छा आप आ जाएं और आप गारंटीज दें और ये करें और वो करें, और 2 पार्टियां या 3 पार्टियां, 4 पार्टियां जो भी हों, आप ये दो बड़ी पार्टियां हो, बाकी सारे छोटे छोटे आप अपने साथ लगा लें, इधर उधर करके, और आप एक तय कर लें कि ये बारी इसकी है, ये फिर उसकी बारी आ जाएगी, फिर इसकी बारी आ जाएगी, फिर ये हमारे साथ आ जाएंगे, इतने वडेरे हमारे साथ आ गए, इतने जागीरदार हमने ले लिए, इतने जो है पंजाब से तुमने उठा लिए, इतने तुमने उठा लिए, और अगले इलेक्शन आपने तय कर लिया, और बाहर आपने लॉबीज दुनिया में ले ली, 5-7 लोगों से आपने अरबी जबान में फोन करवा दिए, 1, 2, 4, 5 आपने इंग्लिश की कॉलिंग करवा दी बाहर से, और आपकी हुकूमत बन गई। वो दौर चूंकि खत्म हो गया। देखिए पाकिस्तान, दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया सबसे बड़ा स्टेटस को तो अमेरिका में टूटा है। देखिए ना, अमेरिका में ट्रंप आके स्टेटस को टूट गया, इंडिया में स्टेटस को टूट गया। देखिए ना, सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया खत्म, अब एक वहां इंतहा पसंद हुकूमत। तो बात यह है कि दुनिया में जहां जहां जमहूरियत है वहां भी स्टेटस को टूट रहा है। एक तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस बदमनी से दूर है मशरिक वस्ता की, और उसमें भी आपकी ऑपरेशन और ज़रबे अज़ब और इनका सारा रोल है, लेकिन ये नेशनल एक्शन प्लान, ये जो भी आप उसको नाम दें, और जो कि अपनी जगह मौजूद है। देखिए, किसी के कहने से उसमें खामियां बिल्कुल हैं। जैसे फायद ईसा साहब की रिपोर्ट में जो निशानदेही की गई है वो बिल्कुल बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि उस नेशनल एक्शन प्लान का कोई असर ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो और कराची उसके सामने, कराची आपके सामने खुला हुआ कराची
आजाद घूमते हुए लोग, एमक्यूएम भी मौजूद है, एमक्यूएम पाकिस्तान सियासत कर रही है, पाकिस्तान जमीन पार्टी कर रही है, जमात इस्लामी कर रही है, पीछे बाकी, लेकिन वो कि टक करके जनाब एक आपकी कॉल गई और शहर बंद, वो दौर गुजर गए। या एक आपने टक किया फोन और जनाब पता चला कि सारी पुलिस आपके पैरों में गिर गई और आपने तबादले करवा दिए, और वो दौर खत्म, वो दौर खत्म। नजरियाती सियासत आपने करनी है, आप करें, पैसे की बुनियादों पर और बदमाशी की बुनियादों पर मुझे लगता है कि मुल्क में जो एक तवील अरसे से एक खेल चल रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। और यही बात डॉक्टर साहब चौधरी निसार ने भी आज कही, उन्होंने कहा ये जो छापे हैं कराची के, ये सियासी अवामिल नहीं है। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात, सियासत का क्या देखिए नहीं, अब ये जो पकड़ा है बंदा मंजूर काका का फ्रंटमैन नासिर, अब ये नासिर तो पिछले मेरा ख्याल है कि कुछ 30 साल से एक बहुत बड़ा करैक्टर है कराची में। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो बहुत पुराना करैक्टर है ये तो एमकेएम हकीकी के एमकेएम के और फिर हकीकी में चले गए थे मंसूर चाचा, उनका मेरे ख्याल से रिश्तेदार को बहनोई वगैरह ये नासिर को पकड़ा है। और ये तो पहले से बिल्डिंग कंट्रोल में जो गवर्नमेंट है उसके साथ लग गए, जो हुकूमत आई और उसके साथ लग गया। ये तो मंजूर काका के साथ तो ये बाद में लगा है। और नासिर का मतलब ये होता मंजूर काका, यानी मंजूर काका के ब्याह पे नासिर और फिर काका बाहर भागे और असला निकला है। आप तो देखें ना रेंजर्स में असला, तो असला निकला। अब आपने दफ्तर में रखा, नहीं दफ्तरों में असला, फिर आप मशीन है कि आपने कब्जा कर लिया, वो जमीनों के ऊपर लोग रो रहे हैं, जाली कागज, कोई मरा हुआ है उसके आपने रिश्तेदार उनको पैसे दे के डरा के धमका के बिल्डिंग खड़ी कर ली, ये कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि अब, और ये मामला मैं आपको बताऊं, ये मामला अंदरूनी सिंध में भी जाएगा, अंदरूनी सिंध में भी जाएगा। और जिस दिन कामरान फारूकी की गिरफ्तारी हुई थी कराची से, एमकेएम पाकिस्तान के एमपीए की, तो मैंने उस दिन ये बात की थी और मैं उस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि मुंतखब अरकान, अगर कोई समझता है कि वो मुंतखब, देखें कई ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़वा दिया गया इस चक्कर में कि अब ये पकड़े नहीं जा सकते, इनको बिठा दिया असेंबलियों में लाके, चाहे वो सूबाई हो या कौमी हो, सेनेट हो, कि यार इलेक्टेड है तो उसको आप टच नहीं कर सकते। ये कामरान फारूकी की गिरफ्तारी के बाद ये मामला बिल्कुल कराची में खत्म हो गया और आप देखेंगे उसके बाद एमकेएम पाकिस्तान भी खामोश है। तो बात यह है कि हालांकि उनका एमपी गिरफ्तार होता और वो कराची में, तो बात यह उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, डॉक्टर फारूक सत्तार ने, उन्होंने भी माना कि हाँ ठीक है। तो बात यह है कि आप जराइम से सियासत को अलग करके सियासत कर सकते हैं और अक्रॉस द बोर्ड। अब ये देखें ना, आज अब यानी ये था कि उस तरफ, मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि पुल के उस तरफ होता था और इस तरफ नहीं होता था क्लिंटन, लेकिन अब तो आज उस तरफ छापे पड़ेंगे तो और उसी तरफ पड़ेंगे। और अभी मजीद आपके सामने डिटेल्स आएंगी, मजीद आपके सामने बातें आएंगी और अक्रॉस द बोर्ड ही होगा और मेरा ख्याल से अच्छा है। और आगे जाके मेरा ख्याल है कि आपके बकौल सीजन 2 है और ये पंजाब में भी देखिए ना, करप्शन को आप सियासत से अलग करेंगे। अच्छा, करप्शन की, फिर उस करप्शन से आप मुल्क की खारजा पॉलिसी बनवाते हैं। करप्शन से क्या करते हैं फिर आप? वो करप्शन का पैसा सारा जो है आप बाहर लूट मार करके ऐशिया तो करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप लॉबीज खरीदते हैं, फिर उसके बाद आप ऑब्लाइज करते हैं लोगों को। किसी को कहते हैं कि आप यहाँ परिंदों का शिकार करो, किसी को फोन करवा के सफीर लगवाते हैं, किसी को कुछ, आप बाहर जाके लॉबीज खरीदते हैं दुनिया भर में। आप पाकिस्तान के लिए नहीं कि पाकिस्तान की नहीं, हमें हुकूमत में लाएं तो हम ये खिदमत अंजाम देंगे, हमें हुकूमत में लेकर आ जाएं तो हम ये ऐसे करेंगे, हम आपके लिए ये खिदमत अंजाम देंगे, हम ये निसाब तब्दील करवा देंगे, हम ये, वो चूंकि दौर, अब वो दौर खत्म हो रहा है। यानी मैं जाती तौर पे जानता हूं कि बाहर जाके लोगों ने लॉबीज करके पूरा इन्फ्लुएंस करवाया। ये सो कॉल्ड जो एनजीओज हैं या जो मोमबत्ती माफिया जिन्हें मैं कहता हूं, बाज एनजीओ तो बड़ी जबरदस्त काम करती हैं। आपका ईदी ट्रस्ट भी तो एनजीओ है, ईदी ट्रस्ट भी तो एनजीओ है और बेशुमार और यतीम खाने चल रहे हैं, लोग खाना खाते हैं, आवाम की खिदमत लोग करते हैं, कोई वास्ते काम करते हैं। लेकिन ये जो मोमबत्ती एनजीओ हैं, जो अचानक पता चला कि एक ड्राइंग रूम में बैठ के गए बाहर और वहां से लेकर आ गए और वो काम शुरू हो गया, और उसके बाद आप पता चला पूरे मुल्क की खारजा पॉलिसी आप बना रहे हैं, तालीमी निसाब आप बना रहे हैं बैठ के, कैसे चलेगा पाकिस्तान, इंडिया से ताल्लुकात कैसे होंगे, अफगानिस्तान पॉलिसी, इस तरह। अब वो चूंकि दौर खत्म हो रहा है, और जरदारी साहब ने आज एक इस बात स्पीच में अच्छी की, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा शायद मीडिया का दौर भी नहीं, अवाम को बड़ा शऊर आ गया और ये सोशल मीडिया वगैरह का जिक्र किया तो अवाम को वाकई बड़ा शऊर आ गया। और ये मैसेज एक किसी पार्टी स्पेसिफिक नहीं, पूरे मुल्क की बात हो रही है। ये देखिए ना, मैंने कल आपसे बात की थी
मैंने कहा था कि काश ये जो हमारी अदालतें रिमार्क्स देती हैं, काश ये उनके फैसले हो जाएं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये ओगरा को, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको जो हुकूमत ने मातहत कर लिया है, उस पर लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स क्या हैं? वो कह रहे हैं कि मतलब वहां जो एप्लीकेशन गई है, जो एप्लीकेशन जो चैलेंज हुआ है, रिमार्क्स नहीं है गालिबन, लेकिन जो चैलेंज हुआ है वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नवाजना चाहती है, ये दरख्वास्त गुजार ने कहा है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां वजारत के मातहत आने के बाद तेल की किल्लत पैदा करेंगी। अच्छा, ठीक है, यानी मुल्क में ये दरख्वास्त गुजारने का है, और इस पे हुकूमत, इस पे हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया हुकूमत से कि वाज़ेह करें कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ये कैसे, यानी वो खुद, अगर आपने ये नहीं होता ना, हुकूमत ओगरा ने मुकर्रर कर दी पॉलिसी, अगर आपने हुकूमत यानी बता लो तेल की कंपनियां उन्होंने मार्केट से गायब किया, उसके बाद प्राइसेस बढ़ा दी, उन्होंने कहा ये कैसे, तो 3 हफ्ते के अंदर जवाब दें, तो मेरे नामंजूर हो गया। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये रिमार्क्स, और कराची के अंदर ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ऑपरेशन दबरदूज का सीजन 2, इस दबरदूज के सीजन 2 से मुराद कराची नहीं है अब, इसको आप जरा एक्सटेंड करें, क्योंकि ये लंबा है ना प्रोसेस। अच्छा, तासुर क्या दिया? तासुर ये दिया जा रहा था कि जो अस्करी की आदत में तब्दीली आ गई है, या जो अदालतों में बड़ी और तब तासुर कौन दे रहा था? बदकिस्मती से तासुर हुक्मरान दे रहे थे आपके। मैं मरीम नवाज साहिबा का वो जो ट्वीट था कि तूफान चले गए और बादल आ गए और दरख्त उड़ गए और ये हो गया, तो वो अपनी जगह मेरे ख्याल से खुद ही वो अजीब सी बात थी उनकी। जो नवाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी दुबई फोन करके, वो गारंटी अपनी जगह है कि भाई आप करें सियासत वैसत, लेकिन ये कि अगर आपके दोस्त यार या बाकी पैसा जो मुल्क से बाहर जा रहा है, अगर ये वो तो अपनी जगह चलता रहेगा ऑपरेशन। और मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या अब कोई भी किसी सियासी जमात को बात करनी भी नहीं चाहिए इस्टेब्लिशमेंट से, ना इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए किसी सियासी जमात से बात करें, वो बिल्कुल ये अपनी सियासत करें, और इस्टेब्लिशमेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम करें, अदालतें अपना काम करें। इस और शख्स जो है ना, जो जराइम में मुलव्वस है, उसको पकड़े, अक्रॉस द बोर्ड पकड़ के उसकी फैटी लगाएं और केस बना के, और मेक इंश्योर करें कि उस पर इस खासा में पुलिस पर अंदाज ना हो, और जाके आप उनको अदालतों में उनका केस मजबूत पेश करें। बेगुनाह है तो आप छोड़ें इज्जत के साथ, माफी मांगे, और गुनाहगार है तो सख्त सजाएं दें। सीधा सीधा सिस्टम है, इसमें कोई लंबी चौड़ी लेकिन इसको सियासत में डाल ले आना, इसके अंदर आप लंबी चौड़े फलसफे झाड़ना, लंबी चौड़ी तकलीफ, वो दौर मेरे ख्याल से खत्म हुआ। ठीक है, का दौर खत्म हुआ। और अभी बहुत सी खबरें हैं जिस पर आपका तबसरा चाहिए, हम कंटिन्यू करेंगे। ग्रैंड अलायंस तो नहीं बनने जा रहा, ये तो तय हो गया कम से कम। डॉक्टर साहब, इस पे मैं आपसे सवाल, और मियां नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? आप ब्रेक, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। हाल है सियासी उफक पे, ये मेरे ख्याल से कायम रहेगी अभी। और उसकी वजह यह है कि वजीर आजम की तरफ से यकीनन जो गारंटी दी गई थी, ये जो बात की गई थी, वो वजीर आजम ने बतौर वजीर आजम की, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, देखिए कानून नाफिज करने वाले अदारे हों या अदालतें हों इस मुल्क की या किसी भी मुल्क की, वो अशराफिया से ऊपर होते हैं अदारे। वो अदारे मतलब है कि जैसे मैंने कल कहा था ना कि हर मुल्क के अंदर अदालत जो होती है वो मतलब वो हर मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंट को भी बुला लेते हैं, वो खलीफा को भी बुला लेते हैं, चाहे वो सिस्टम जैसा भी, अदालतें हमेशा ऊपर होती हैं, ये अदारे हमेशा ऊपर होते हैं। और इसीलिए वो रेगुलर, जैसे इलेक्शन कमीशन है, अब इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी नुमाइंदे को नाअहल करार दे या अहल करार दे। ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ही आप उस बंदे के मातहत कर दें, यानी इलेक्शन कमीशन मेरे नीचे काम करे, ये पॉसिबल नहीं है, जो बदकिस्मती से इस मुल्क में बड़ा गर्क हो चुका है। तो इंडिपेंडेंट हो तभी तो वो करेगा ना, मतलब वो नाअहल कैसे करार देगा उस आदमी को जो उसका बॉस है, ये जिसने उसको लगाया है या जो उसको, तो ये इस तरह से आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, आप उन अदारों को, ये हो नहीं सकता कि मैं किसी, और ये होना ही नहीं चाहिए कि मैं किसी को कहूं फोन करके या मैं किसी से बात करूं कि यार ऐसा करो कि तुम आ जाओ और तुम तो ठीक है, कोई भी, यानी मैं यहां मिसाल नहीं दे रहा दो शख्सियत, यानी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जी तुम्हारे खिलाफ एफआईआर नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? अगर जुर्म किया तो एफआईआर कटेगी, और अगर जुर्म नहीं किया तो नहीं कटेगी। तो ये अब ये एक जो ना बड़े बड़े बुत टूट रहे हैं पाकिस्तान में।
और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा हो रहा है। और ये इलेक्शंस 2018 से पहले अगर ये सियासत और जराइम अलग हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं, और उसी तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी का मसला, अब मुझे बताइए अनवर मजीद साहब या काका या ये नासिर या कौन कैरेक्टर्स हैं, या उधर लंगड़ा लूला जो एमके में, उनका क्या ताल्लुक है सियासत से? जो उधर पकड़े गए या भोला या टोला, उनका एमके से क्या ताल्लुक है? ये उनका किसी भी सियासी जवाब। और पंजाब में भी वो छोटू गैंग और फलाना गैंग, और कितने गैंग भरे हुए हैं अभी, कितने गैंग, कितने जराइम है। यहां पर जराइम कम है पंजाब, लेकिन बात यह है कि आपको अलग करना पड़ेगा। आप उनकी बेसिस के ऊपर आप मुल्क के अंदर आप रूल नहीं कर सकते। और इसका लिंक सिक्योरिटी से कैसे निकलता है? इसका लिंक सिक्योरिटी से कैसे निकलता है? यानी रियासत कैसे मुतासिर होती है कि जब आप लूट मार का पैसा जाके लॉबिंग करते हैं, फिर आप उनसे मामला तय करते हैं। आप मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से, उनके वज़राए आज़म से कहते हैं कि मुझसे दोस्ती करो, पाकिस्तान से नहीं करो, मुझसे मेरे दोस्त बनो, तो फिर पाकिस्तान में तुम्हारा बिजनेस सेट होगा, तुम्हारे काम सेट होंगे, तुम्हें ठेके मिलेंगे, मुझसे दोस्ती करो और मेरा पैसा इधर ही रहेगा, मेरे जो है वो महला तुम्हारे मुल्क में बन जाएंगे, मेरे तो वो इस तरह, वो चूंकि खत्म हो रहा है सारा सिलसिला। मैं पहले कह चुका हूं ये जुमला, दोबारा कह रहा हूं, मेड इन पाकिस्तान गवर्नमेंट्स हमें उस तरफ जाना चाहिए जहां पाकिस्तान की हुकूमतें पाकिस्तान में बने, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में। अच्छा, ये नहीं कि बाहर आप फैसले करके और फिर पाकिस्तान पे नाजिल हो जाए और आप कहेंगे जी ये कॉन्डोलीज़ा राइस ने कहा है या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। एक पॉइंट और मुझे याद आया कि आज कुछ लोग तज्जिया जब दे रहे थे तो उन्होंने ये भी बात की कि जी जरदारी साहब ने अपनी पूरी तकरीर में पनामा के बारे में कोई बात नहीं की, तो इसका मतलब है उन्होंने बात नहीं की। नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की, और मेरा ख्याल है कि उन्हें थोड़ी सी बात शायद करनी चाहिए थी। उन्होंने तो नहीं, उनकी देखें, उन्होंने तो स्पीच उनकी मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ थी, उन्होंने मैसेज दिया। अच्छा। और बाकी उन्होंने कहा कि ये सी पैक के अंदर ठेके जो हैं वो लिए जा रहे हैं और किसने बनाया था सी पैक। स्पीड अप प्रोसेस तो उन्होंने किया है ना, ये तो क्रेडिट है इनका। वो क्रेडिट बिल्कुल, देखिए वो तो प्रोसेस, ये प्रोसेस शुरू हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में जी। उस वक्त वो टाइम, उस वक्त कोई भी होता, उस जो हुकूमत भी होती वो इस फेज में होती। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त मौजूद है तो उनकी एक खास सी पैक की रफ्तार है। मियां नवाज शरीफ के बाद जो हुकूमत है और तेज होगा, तो वो जिस दौर में आप आए उस दौर में वो काम हो रहा है। मगर ये ना आप कहेंगे मैंने आके एटम बम के धमाके कर दिए। मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ है 70s के अंदर, और उसके जो टेस्ट हुए वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, और बीच में पूरा ज़िया-उल-हक का दौर है, बीच में कितनी हुकूमतें आई हैं गई हैं, मोहतरमा की हुकूमत समेत, लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है रियासत का। लेकिन अब ये ना कहें कि वो मियां नवाज शरीफ साहब कहे कि मैंने बम बनाया, हाँ टेस्ट आपने किया बिल्कुल, लेकिन प्रोसेस भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ। तो इसी तरह से सी पैक है। अब सी पैक वो जरदारी साहब, ये तो मुशर्रफ साहब के वक्त में शुरू हो गया था, जरदारी साहब के वक्त में खास ने पेज पकड़ा, और मियां नवाज शरीफ साहब अब कह रहे हैं कि मैंने सी पैक, कौन को सी पैक दे दिया और कुछ नहीं दिया, मगर ऑरेंज लाइन का सर पैर नहीं पता, किसी को उसका पता ही नहीं क्या हुआ, उधर के घपले वो पता ही नहीं चल रहा, वो कह रहे मैं सीपैक दे दिया। तो सीपैक क्या वो पहले से चल रहा था, जरदारी साहब कह रहे हैं मैंने सीपैक दिया, वो मुशर्रफ कहते हैं और हमने 2005 में सीपैक की खबरें दी हैं कि 2005-2006 के अंदर। तो बात ये है कि वो कोई बात नहीं की उन्होंने, उनकी तकरीर में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होनी चाहिए थी जहां से हल्का सा तो तासुर जाता ऑपोजिशन का। इससे ज्यादा सख्त बात तो फजलुर रहमान साहब के, जो कि वाकई काबीना का हिस्सा भी है उनकी जमात, वो बात कर जाते हैं। कोई बात नहीं की उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में, कोई बात नहीं की। तो कोई ना कोई वो जो कह रहे थे ना कि गो नवाज गो होगा, ये अब हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब छोड़ देना, वो तो सोशल मीडिया, वो तो उन्होंने खुद मेरे ख्याल से ट्वीट्स को ही एक तरह से वो कर दिया कि नौजवान जो है सोशल मीडिया देखते हैं स्पीड में, वो नहीं, लेकिन वो गो नवाज गो जरदारी साहब ने नहीं किया, वो बिलावल से उन्होंने करवा दिया, और वो ऐसे ही है, मतलब वो तो फ्रेंडली था, वो तो अच्छा। चौधरी निसार साहब ने जो आज मुलाकात की वजीर आजम से, उन्होंने वजीर आजम को बताया, वजीर आजम मुझे नहीं लगता कि खुश हुए होंगे इस बात पे, क्योंकि वजीर आजम को बिल्कुल किसी किस्म की खुशी नहीं हुई होगी कि, मतलब उनके लिए काफी मेरे ख्याल से ताज्जुब की बात होगी कि ये क्या हुआ। और वजीर आजम की गारंटीज और सारी मामला तो एक तरफ रह गए। और ये बात मैं पहले कह चुका हूं क्योंकि वजीर आजम साहब को ये पता होना चाहिए कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो अदालतें हैं, जो सफारतकारियां हैं, खारजा पॉलिसीज है मुल्क की, आप उनको नहीं, मुल्क में आगे चलना है, मतलब शख्सियात के, मतलब आप पूरा के जी मैं पाकिस्तान को यहां से उठा के दुनिया के नक्शे पे यहां रख दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है।
मतलब जो रियलिटीज हैं आप उनको हजारों को चलने दें। ये अब अचानक आप कहें कि जी वो बाहर आ गई और तूफान खत्म हो गए और ये हो गया और वो हो गया, और अदालतों को भी आप एक तरह से उनकी भी तस्दीक करें, आप बाकी अदारों की भी तस्दीक करें, तो ये मुनासिब नहीं है। मैं तो पहले दिन से ये भी बात हो रही है, तो मैं तो पहले दिन से बड़ा इस पे कायल था और आज भी इस बात पे कायल हूं। सर ये क्रैकडाउन आज हुआ है, अब डॉक्टर आसिम के केस के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वो तो बहुत अब पेचीदा हो गया ना मसला, मौजूदा हालात में वो तो बहुत पेचीदा मसला है। अभी अब तो मंजूर कादिर काका, बाकी कैरेक्टर्स, अनवर मजीद साहब, उनके छापे, बाकी मजीद गिरफ्तारियां, लेकिन उसको सियासी रंग ना दिया जाए। अच्छा, वो गिरफ्तारियां जो एक्चुअली जिन पे बिलावल भी खुशी होंगे, मतलब उनको भी, हाँ उन पे, और पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी खुशी होगी, और पीपल्स पार्टी के जो पुराने कारकुन हैं या रहनुमा वो खुश होंगे, क्योंकि वो बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा पीपल्स पार्टी से। लेकिन डॉक्टर आसिम मतलब कारकुन बाद में बने, पीपल्स पार्टी के पहले वजीर बन गए, पहले वजीर पेट्रोलियम बने, पहले दोस्त बने, फिर वजीर बने, फिर सारा उन्होंने मामला किया जो भी करप्शन वगैरह के इल्जाम आते हैं, आखिर में पीपल्स पार्टी के साथ उल्टी गंगा। तो वो मतलब है कि वो पीपल्स पार्टी के लोग भी मेरे ख्याल से वो भी समझते हैं इस बात को कि पार्टियां अपनी जगह पे हैं। असल जो बात है ना वो ये कि सियासत से जुर्म के लहद यानी जैसे ये पीएसपी का हुआ, जब मैंने पहले बात की मुस्तफा कमाल साहब का जो जलसा, अब मुस्तफा कमाल साहब की पाकिस्तान पार्टी बिल्कुल उस जगह, मुझे जो चीज उसमें इंटरेस्टिंग नजर आई कि वो पक्का किला जो नोगो एरिया, उस पे आप 10, 15, 20, 50 लोग भी नहीं ले जा सकते थे। मुझे नहीं पता कि क्या तादाद है ना, मैं उनका रुकन हूं उनकी पार्टी का। लेकिन जहां जराइम आएंगे वो जराइम अपनी जगह। हमाद सिद्दीकी आ गए तो हमाद सिद्दीकी डॉक्टर साहब, हमाद सिद्दीकी के बारे में मुस्तफा कमाल की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं वो नहीं करेंगे ना। देखिए वो अदालतों में फेस करेंगे ना, अगर तो अप्रूव हो गया तो हो गया, तो वो करेंगे। वो सियासत भी साथ चलेगी, और अगर क्रिमिनल्स मौजूद है सियासत में तो अलग होते जाएंगे। दोनों चीजों ने साथ चलना है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, दोनों चीजों ने साथ चलना है। सियासत के बगैर तो मुल्क लेकिन सियासत इबादत होती है ना, सियासत तो खिदमत होती है। सियासत कोई लूटमार तो नहीं होती कि सियासत में आपने पकड़ के लोगों को जिबा कर दिया उठा के, या लोगों को आपने बोरियों में डाल दिया, या लोगों को आपने फैक्ट्रियां जला दी। तो सियासत हो रही है, बिल्कुल सियासत करें, और ये उस तरफ धारा जा रहा है। देखिए ना, कराची से स्टार्ट हुआ है, और अब वो कहते हैं ना कि बाकी लोगों को भी टेस्ट करना चाहिए ना, जो बैठ के दूर से नजारा कर रहे थे कि सिर्फ कराची तक ही रहेगा या पुल के उस पार रहेगा, बाकी लोग भी अब जरा महसूस करें। बहुत लूट लिया इस मुल्क को, बहुत खा लिया इस मुल्क को, बहुत पैसा ले गए। अब ये वक्त है कि मुल्क के अंदर आके अगर आप बड़ी अहम जिम्मेदारियों पे बैठे हैं, वजारतों में बैठे हैं बाकी, तो आप मुल्क के लिए भी कुछ सोचें। मुल्क के लिए सोचें, ये भूल जाए कि जी आपके पास इतने अरब रुपया है तो उस अरब रुपए से आप अगला इलेक्शन भी मुल्क का खरीद लेंगे। ऐसा मैं नहीं समझता कि पॉसिबल है। आज के पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ना ही आइंदा इंशाल्लाह होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको अपोजिशन में इस वक्त कौन कौन नजर आ रहा है? अब तो जरदारी साहब मुल्क में वापस, अपोजिशन में मैं तो इमरान खान की का हतमी क्या फैसला होता है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं 27 तारीख को देख के फैसला करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे मौजूदा हालात में, जब तक पीपल्स पार्टी को क्लैरिटी नहीं ले आती। और पीपल्स पार्टी की आज की जो तकरीर जरदारी साहब की, बाकी जो मामला कराची में हो, तो उसमें कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब के साथ जाती है, क्या करती है, क्या वो, हाँ बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ अलग होगी। अभी कोई अलायंसेस जो है ना, पीपल्स पार्टी की ग्रैंड अलायंस और ये बहुत बड़ी जमातें, और देखिए जो मैसेज चला गया पूरे कराची में और बाकी जगहों पे भी, तो मेरे ख्याल से बिलावल, मेरा अपना ख्याल है कि जो बिलावल ग्रुप है पार्टी के अंदर, वो खुशी होगा इन हालात से। कंसंट्रेशन यही होगी जरदारी साहब की कि बस पार्टी को मुतहरिक करें, जरा एक्टिव नहीं, मेरा ख्याल है कि पार्टी मुतहरिक होगी बिलावल की प्रेजेंस में, बिलावल मौजूद हो और बिलावल करें। जरदारी साहब, वो जो ग्रुप है, वो ग्रुप ज्यादा आज खुश है जिनसे मेरी बात हुई। वो जो बिलावल ग्रुप है ना पार्टी के, जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं जो खुल के बात नहीं करती हैं लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लेती हैं, तो वो खुश है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम पीपल्स पार्टी को बिल्कुल यहाँ पे टफ टाइम देने को तैयार है हुकूमत को, लेकिन ये कि मफाहमत की सियासत और ये सारा और वो सारा, और क्या होती है मुल्कों का ही है ना, आपने सेटल कर लिया कि यार अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तो आप, तो वो तो सारा दौर खत्म हो गया। तो मेरा ख्याल है कि अब जराइम को अलग करें, सियासत को अलग करें, और एमकेएम उसकी एक मिसाल है। एमकेएम देखें ना, उसकी मिसाल है। उनके मेयर भी अदालतों में आ जा रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब पक्का किला में जलसा कर रहे हैं। मतलब ये एक अनहोनी बात है, ये बड़ा सिंध की सच में अनहोनी बात है कि पक्का किला में कोई और पार्टी मतलब घुस नहीं सकती, नो को सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक बहुत जबरदस्त बात हो रही है, और मेरा ख्याल है कि ये मामला, मैं बस इस ऑपरेशन दबड़दूस के आगे जो स्टेप्स हैं
कुछ तो मैं समझ भी रहा हूँ, जानता भी हूँ, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से वो तासुर खत्म हो गया आज मुकम्मल तौर पे कि ये ऑपरेशन खत्म हो गया है, ये आगे कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन भी जारी है, मामलात भी जारी हैं, पॉलिसीज भी उसी तरह से, तसलसल है, लेकिन उससे कोई जमहूरियत दी है, उसे जमहूरियत को खतरा नहीं है, सियासत को खतरा नहीं है, उसे जराइम पेशा अफराद को डरना चाहिए, करप्ट अनासर को डरना चाहिए, और लेकिन उसे सियासतदानों भी कह रहे हैं ना कि जमहूरियत को डी नहीं होने नहीं, जमहूरियत तो क्या। अच्छा डॉक्टर साहब 30 तारीख में जा रहे हैं, फ्रंट मैन को पकड़ लिया, जमहूरियत डी लोगे कराची में, खुदा का तो आपने वो धबरदूज हो गई पूरी एमक्यूएम, वो एमक्यूएम अपनी जगह मौजूद है। देखिए ना, ये पाकिस्तान जमीन पार्टी, यानी आप यानी सियासतदान तो अपनी जगह मौजूद है ना, आपने क्रिमिनल्स को अलग किया है ना। अच्छा फिर वो डिसोन कर देते हैं, तो अब वो डिसोन कर दे, इसका मतलब है कि एक ऐसी सूरत हाल, पहले तो आप अलल ऐलान, ओ हमारा बंदा पकड़ा, शहर बंद, ओ ये सूबा बंद, अच्छा फलाना ये दिमाग ना, वो खत्म हो गया ना। अब तो आप अदालतों में भी जा रहे हैं लोग, केसेस भी फेस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सियासत भी कर रहे हैं, और आखिर में अदालत फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि आप अहल हैं या नहीं है इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के, या आप अपने आप को साफ करवा के वापस आए। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। और इसमें अब करप्शन का फैक्टर भी आ गया, कराची में तो आज करप्शन के ऊपर, करप्शन बेस तो है ना, वापस आ रहे हैं जरदारी साहब, ये अब मेरे ख्याल से फैसले ऊपर नीचे हो जाएंगे, फैसले जो है ना आगे पीछे होंगे, क्योंकि ये गैर यकीनी जो पैदा हुई है, उसके बाद मतलब है कि स्टेप मतलब ऊपर नीचे होंगे फैसले। अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो जो उनका इनिशियल जहन में था कि इस तारीख को ये करना है, इससे मिलना है, ये मिलना है, वो मिलना है, वो आज के बाद ही होता है। बहुत सी चीजें पब्लिक की थी, उन्होंने बहुत सी नहीं की होंगी पब्लिक, वो आहिस्ता आहिस्ता करने का, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो प्रोग्राम अब चेंज होगा। मौजूदा हालात में उनको ये पीपल्स पार्टी बैठ के उनकी जो क्यादत में उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो असल में ये चाह रहा है कि वो कहते नहीं है जरदारी साहब को, लेकिन वो ये कह चुके हैं कि जी आपका वापस आके मतलब आप बिलावल को मौका दें सियासत करने का, वो कह चुके हैं। और ये वो ग्रुप है जिनके साथ पीटीआई बात करना चाहती है, शाम महमूद कुरैशी साहब। लेकिन अब देखना ये कि जरदारी साहब अपना प्रोग्राम किस तरह तब्दील करते हैं और उनसे मिलता कौन कौन है, कौन उनके साथ इन हालात में ग्रैंड अलायंस बनाता है जरदारी साहब के साथ। और मतलब वो तो मेरा ख्याल है कि अभी जरा जो है ना ये धुंध अगले 24-48 घंटों में छटेगी, सियासत अपनी जगह चलेगी। सियासत पे कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क कोई परेशान होना चाहिए ना, जमहूरियत पे किसी को परेशान। हाँ आप जराइम को लग रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं ना इस तरह, तो यानी आपका अपना पॉपुलर वोट तो होता है पार्टियों का, लेकिन जब आप बाहर गारंटी देके आते हैं ना, हम आके पूरा जैसे मैंने कहा पूरा हम इंडिया पॉलिसी चेंज कर देंगे इंडिया के साथ, मतलब ये कैसे मुमकिन है? कैसे मतलब इंडिया की जो पॉलिसी इंडिया के साथ तो डे टू डे बेसिस पे पॉलिसी होती है आपकी, डे टू डे बेसिस पे होती है। यानी एक तो मुस्तकिल पॉलिसी अपनी जगह, एक है कि डे टू डे बेसिस पे, अब वहां से आपको गालियां दे रहा है, आप यहाँ से फूल फेंक रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब somebody has to respond, कोई जवाब तो देगा ना। ये वहां से गोलियां चल रही हैं एलओसी पे, तो आप यहाँ से कह रहे हैं कि नहीं ऐसा करें कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, इसलिए हम आगे से उन्होंने हमारे 50 बेगुना शहीद कर दिए यहाँ पे, तो नहीं चूंकि हम खित्ते में अमन चाहते हैं इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। तो आपने उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है। रियासत इसी तरह करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब खारिजा पॉलिसियां बाहर से बनाकर आ जाएं, माशी पॉलिसियां बाहर से बना लें, आप सिक्योरिटी के मामला बाहर से हल करके आए और गारंटियां देकर आ जाए, फिर आपसे मुल्क नहीं चलते और आपकी प्रॉपर्टीज भी बाहर हो, आपके सारे इंटरेस्ट भी। तो मेरा ख्याल है कि आज काफी मैसेज अच्छा चला गया कराची के अंदर। नो मुकमुका पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। और सियासत का मतलब होता है खिदमत करना, लूट मार करना, लोगों को उठाना, धमकियां देना, कब्जे करना। ये मेरे ख्याल से और मुझे अदालत के फैसलों का इंतजार है, जिसमें वो जैसे ये ओगरा और बाकी अथॉरिटीज वजारतों के अंडर गई हैं, वो कब डॉक्टर साहब आज पूरे दिन नून लीग बड़ी खामोश थी, कोई बयान किसी भी रहनुमा की तरफ से कुछ भी नहीं आया। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। नून आज छुट्टी थी उनकी, आज उनकी छुट्टी। हाँ, जैसे पहले एक दिन काफी एक दिन, हाँ आज उनकी मुकम्मल छुट्टी थी, तातीलात थी, पीआईडी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। कभी कभी देखिए ना अचानक आप नोट करें ना, किसी किसी दिन उनकी अचानक छुट्टी होती है, वो वरना रोज 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज देखिए ना इतना बड़ा, आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। कोई पीआईडी की शाम को 5 बजे 5:30 बजे हमें नजर आती है मुख्तलिफ शख्सियात, कोई शख्सियत नजर नहीं है।
मेरा नहीं ख्याल कि उनको भी अभी तक क्लैरिटी है कि मैं क्या बोलना है, मजम्मत करनी है, इसको फेवर करना है, क्या हुआ है कराची में। मेरे ख्याल से मरीम औरंगजेब साहबा का कुछ स्टेटमेंट आया था कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ है और इसका कोई सियासी वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने ऐसे करके कोई बात की और बात मुनासिब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पंजाब में भी कल को किसी को उठा लिया जाए तो फिर हुकूमत को यही कहना चाहिए कि इसका कोई, ये अदारों का अपना काम है, सियासी मामला नहीं है। हाँ, ये अपना काम है, अदारों को, पुलिस को पकड़ना चाहिए, रेंजर्स को, बाकी अदारों को पकड़ लेना चाहिए। और नए वजारतें कर रहे हैं कि प्ली बार्गेन के ऊपर जो शोर हुआ है, नए वजारतें करते फिर रहे हैं कि जी वो तो 2 अरब की करप्शन थी, 2 अरब 60 करोड़ की थी शायद, 20 अरब की नहीं थी, ये वो सारा। लेकिन असल में लोगों में जो गम और गुस्सा है वो ये प्ली बार्गेनिंग की जो कंडीशंस हैं, मेरे ख्याल से इसको भी आने वाले दिनों में शायद ये भी साफ हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे साफ होगी? इस पर तो कल बड़ी बहस शुरू नहीं, बहस शुरू हो गई। नहीं, देखिए एक चीज बनती ही नहीं है ना, आप कैसे बनती है? मतलब है कि मैं अगर फर्ज करें, मतलब मैंने 40 अरब की करप्शन है, वो 2-3 अरब दे रहे हैं, कौन करेगा कि इतने पैसे दे दो? अच्छा, वो वकालत इसलिए हो रही है कि जी इतने तो दे दिए ना, शुक्र करें इतने तो वापस आ गए ना हमारे। भाई एक मिनट, वो क्राइम किया है, वो तो लोग कह रहे हैं यार मुझे इजाजत दे दो 500 अरब की करप्शन करने की, तो मुझे पकड़ लेना है। मतलब ये तो मजाक बन गया ना, तो मैं 2 अरब में या 50 करोड़ में मामला तय कर लूंगा। ये तो फजूल से बात है, ये तो फजूल से बात। आपको सीधा सीधा पकड़ के पैसा निकलवा के आपको केस बना के और इंश्योर करें कि ये उसको सजा दे, सजा और जजा के जो निजाम होता है। लेकिन ये कह देना कि प्ली बार्गेनिंग हो गई, ये अदारे उनके अंडर चले गए, ये करप्शन की राख खोली है। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डाल दी है, ये करप्शन, मेगा करप्शन है, ये तो बहुत ही बड़ी करप्शन है। ये तो मुझे उम्मीद है कि हमारी अदालतें इनको उठा के फेंकेंगी एक साइड पे, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि बिल्कुल यानी कल को आप कहेंगे ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी एक तरह से चेक था ना, जैसे अदालतें चेक रखती हैं, जैसे मुल्क की अदालतें एक चेक रखती हैं सिस्टम के ऊपर, एक ऑडिट। अब वो ओगरा से पूछ, यानी अब वजारत वजीर का हक था, वजीर ने ऑयल की कीमत बढ़वा दी। तो ये इस तरह से, मेरा ख्याल है कि इस तरह से नहीं होता और इस तरह होना भी नहीं चाहिए। और मुझे यकीन है, अपने अदालती निजाम पर भी यकीन है और मुल्क के जो बाकी अदारे हैं कि वो भी अपना काम करेंगे। सियासतदान अपना काम करें, लेकिन वो कानून और इंसाफ के रास्ते में ना आए। धबरदूस सीजन 2 जी वो कंटिन्यू है। अब देखते हैं डॉक्टर साहब कल हमारी सियासी खबरें क्या होती हैं, मुल्क भर की सियासी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अब दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।